दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड के द्वारा स्वयं जारी किया गया है। तो आप सभी ने अगर ये प्रश्न पत्र पहले हल कर चुके हैं तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपने अभी तक ये प्रश्न पत्र नहीं देखा है तो एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र यूपीएमएसपी की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है और ये बोर्ड ने स्वयं जारी किया है, इसलिए आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निर्देश कुछ दिए गए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको परीक्षा हाल में ये सब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले निर्देश नंबर 1 लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तीसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। चौथा प्रश्न निर्देश दिया गया है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। पांचवा निर्देश है कि खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और छठा जो निर्देश है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। 7 नंबर है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो आप सभी लोगों को ये निर्देश ध्यान में रखते हुए प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले खंड आ के प्रश्नों को हल कर लेते हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न बच्चों है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलें राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें ऑप्शन जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा फ्रांस में सबसे पहले 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी और वहीं से राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो, विक्टर मैनुअल, कॉल्विन या फिर ज्यूसेपी मैथनी। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा द ऑप्शन ज्यूसेपी मैथनी को मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन माना था। 3 नंबर प्रश्न है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स वाट या एंड्रू कार्नेगी। तो सही आंसर बच्चों है रिचर्ड आर्कराइट, यानी बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चौथा प्रश्न कहता है कि 1928 ईस्वी से 1934 ईस्वी के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कीमतों का गिरना, अर्थात ये 1929 की महामंदी के समय ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो आप सभी ने पता होगा कि बाइबिल सबसे पहले पुस्तक थी जो गुटेनबर्ग ने छापा था। द ऑप्शन आपका सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग या फिर उपरोक्त सभी। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ऑप्शन आपका सही है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ देखो सर्वोच्च न्यायालय जो दिया गया है इसका दूर दूर तक संबंध इससे नहीं है। द ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? तो कौन सा ऐसा इसमें पॉइंट लिखा है जिसमें जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा नहीं देता? श्रम का लैंगिक विभाजन, यानी लड़का है तो वो बाहर के कार्य करेगा, लड़की है तो घर के अंदर काम करेगी, तो ये तो लैंगिक विभाजन जो है करता है। जैविक बनावट,
समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो इसमें जो जैविक बनावट है ये आपका जो है बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि ईश्वरीय देन है ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को एक ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाना, और सा ऑप्शन है सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाएगा तो सांप्रदायिकता की समस्या बढ़ेगी। इसके बाद है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा या फिर विदेशी मामले। तो संघ सूची मतलब केंद्र सूची के विषय ये तीनों दिए गए हैं, आ, बा और दा। सा वाला जो है शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है, तो सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में खेती बहुत मात्रा में होती है तो अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ पर भूमि संकुचन होता है, इसका बा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, तो भाखड़ा नागल बांध बच्चों सतलज नदी पर है, 1 का 3। हीराकुंड बांध ये महानदी पर है तो खा का चौथा। सरदार सरोवर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर है, और टिहरी बांध आपका भगीरथी नदी पर है। तो इस प्रकार से आपका देखो का तीसरा, खा का चौथा, का तीसरा और खा का चौथा ये तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, गा का पहला बिल्कुल सही गया है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्रक का क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा है जो प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है। मछली पकड़ना प्राथमिक का है, कृषि ये भी प्राथमिक का है, गुड़ बनाना और डेयरी। तो ये जो डेयरी, मछली पकड़ना, कृषि ये जो हैं आपके प्राथमिक क्षेत्रक के हैं। गुड़ बनाना ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक का नहीं है, ये द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाता है। तो इसमें केवल गा होना चाहिए, तो केवल गा तो किसी में नहीं दिया गया, तो इसमें आपका इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में केवल गा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र ये उद्यम के स्वामित्व के आधार पर जो है बंटवारा होता है, तो इसका आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 15 नंबर, भू क्षरण से तात्पर्य है भूमि का अनुपजाऊ होना, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते। तो इसमें देखो दिया गया है कि सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति। तो मगरमच्छ, गैंडा और काला हिरन ये संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत आते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया आपका सामान्य जाति में नहीं आते हैं, ये संकटग्रस्त में आते हैं, तो मतलब नहीं आते हैं तो सामान्य जाति में नहीं आते, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है वो बताना है। तो इसमें सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करती है, सही है, कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि किस देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ये भी आपका जो है होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन जो होता है वो व्यापार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है, तो ये अवरोधक नहीं उत्पन्न करेगा। तो यही आपका लक्षण जो है गलत दिया गया है, नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा सा ऑप्शन। 18 नंबर है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, उनके बच्चों को विदेश में से बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो भूमिहीन मजदूरों के पास, ग्रामीणों के पास, उनके पास उपज तो होगी नहीं, तो उनका विकास का मूल्य ये नहीं है। उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना ये भी नहीं है, और अधिक मजदूरी देना ये आपका सही हो जाएगा। भाई उनको कम से कम मजदूरी, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी दिया जाए, यही बहुत काफ़ी है, उनके लिए विकास का कार्य हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सा ऑप्शन, अधिक मजदूरी देना। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जो नहीं है उस पर टिक लगाना है।
तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अर्थात परंपरागत वाला गैर परंपरागत है। तो कोयला, भूतापी ऊर्जा, तो ये जो भूतापी है ये नहीं है, क्योंकि ये जो है गैर परंपरागत है। तो बा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण का प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है। आ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से खंड आ के जो है प्रश्न कंप्लीट होते हैं, 20 प्रश्न। इसके बाद ये जो है प्रश्न आपके वर्णनात्मक 1 आता है, जिसमें आपको 4 प्रश्न करने होंगे, जिसके लिए आपको 4-4 अंक दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 2 हेडिंग बना करके इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा अथवा में दिया गया है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, 2 प्रभावों की व्याख्या करनी है। इसके लिए भी आपको 4 अंक, मतलब कोई भी आप पहला करें या फिर अथवा वाला करें। दूसरा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। अथवा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। तो कोई भी आपको ये करना है। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। तो इसमें से कोई भी आपको एक प्रश्न करना है। हर प्रश्न में आपको अथवा दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। और अथवा में है, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है वर्णनात्मक प्रश्न 2, इसके प्रश्न का उत्तर जो है आपको 150 शब्दों में देना होता है और 6 नंबर पर प्रश्न आपका होता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लिख सकते हैं। सत्याग्रह का अर्थ लिखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। छठा प्रश्न दिया गया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 7 नंबर प्रश्न है कि मृदा अपरदन का अर्थ क्या है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पिछली बार भी प्रश्न आए हुए थे और इसी टाइप के प्रश्न अब की बार भी आएंगे, तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें। इसके बाद आता है मानचित्र कार्य, तो इसके आंसर हम आप सभी को दे रहे हैं, आप लोग लोकेशन देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने जो है मैप से संबंधित क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, नौका का वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप सभी को पता है, कई बार प्रश्न आपने पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था, दांडी में तोड़ा गया था। ठीक, कहाँ, दांडी में, ध्यान रखिएगा। और वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया था, तो ये था बच्चों चंपारण में। चंपारण कहाँ है, तो बिहार में। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह किया गया था, तो ये किया गया था बच्चों, सूती मिल श्रमिकों के लिए आंदोलन किया गया था अहमदाबाद में, जो गुजरात में है। 1920 दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ था बच्चों नागपुर में, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 10 है, निर्देश दिया गया कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब यहाँ पर देखो, जो चिन्ह दिया गया है वो चिन्ह आपको बनाना है। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर आपको एक राष्ट्रीय उद्यान बताना है, तो ये हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और वहाँ पर ये चित्र बना करके नाम लिख दीजिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान।
दूसरा प्रश्न है नर्मदा नदी पर बंधा एक बांध। तो नर्मदा नदी गुजरात में है, आप वहाँ पे गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना सकते हैं। जहाँ पर दांडी आप भरते हैं वहीं पर भर दीजिएगा। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो महानदी आपको उड़ीसा में बनानी है, उड़ीसा में महानदी बना दीजिए और वहीं पर लिख दीजिए महानदी। ठीक। चौथा प्रश्न है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लिख सकते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, तो चाहे आप पारादीप लिख दें या फिर विशाखापट्टनम, दोनों आपके सही हो जाएंगे। पारादीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूर्वी तट पर पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। ठीक। ये रहे आपके मानचित्र कार्य और आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।